नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सदस्य राष्ट्रों के वैक्सीन भंडारण प्रतिष्ठानों को विद्युत आपूर्ति में सहायता करने का फैसला लिया है। दरअसल आईएसए अपने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन केयर प्रोग्राम के तहत 47 अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील सदस्य देशों में सौर ऊर्जा से संचालित लगभग 500 अस्पतालों के निर्माण पर कार्य कर रहा है। इससे इन देशों के सुदूर क्षेत्रों में कोरोना वायरस वैक्सीन के भंडारण करने के लिए शीत भंडार गृहों में विद्युत की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही विस्तृत सूची प्रबंधन के लिए कंप्यूटरों का संचालन करने और श्वास यंत्रों की आपूर्ति करने में भी सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन केयर प्रोग्राम सदस्य देशों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए आरंभ किया गया था, जिनमें टीकों और दवाओं के लिए शीत भंडार गृहों की आवश्यकता होती है। ये योजना कोविड-19 के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में घोषित की गई है। इसके अलावा देशों को वैक्सीन वितरण करने के लिए उनकी शीत श्रृंखला और भंडारण क्षमता बढ़ाने में सहायता करना भी इसका लक्ष्य है। ये भारत की वैक्सीन कूटनीति में भी सहायता प्रदान करेगी। महामारी के आरंभिक दिनों के दौरान भारत ने लगभग 150 देशों को पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपूर्ति की थी। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान फ्रांस और भारत द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता के मामले में सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग में आई बाधाओं का निवारण करना है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य आईएसए में शामिल हो सकते हैं। आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में स्थित है। अगली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि वे अनिवासी भारतीयों को डाक मतपत्र की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हैं। निर्वाचन आयोग ने एनआरआई मतदाताओं को लेकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS की घोषणा की है। आयोग विधि और न्याय मंत्रालय को अवगत कराया गया है कि वो असम, पश्चिम बंगाल, केरल आदि में आगामी वर्ष में होने वाले चुनावों के लिए एनआरआई मतदाताओं को ETPBS का विस्तार करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक रूप से तैयार हैं। वर्तमान में वे एनआरआई जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, वे अपने गृहनगर में प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के बाद मतदान कर सकते हैं। कई देशों में लगभग 3 करोड़ 10 लाख एनआरआई निवास करते हैं। ETPBS के तहत डाक मतपत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जा सकता है और साधारण मेल के माध्यम से लौटाया जा सकता है। ये वर्तमान में केवल सेवा मतदाताओं के लिए उपलब्ध है, जैसे सशस्त्र बलों के सदस्यों, भारत से बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति आदि। विदेशी मतदाताओं तक ETPBS का विस्तार करने के लिए सरकार को केवल निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2017, जिसमें विदेशी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग का प्रस्ताव किया गया था, 16वीं लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो गया था। आइए अब आपको बताते हैं भारत में निर्वाचकों की श्रेणियों के बारे में। भारत में निर्वाचकों की 3 श्रेणियां हैं। इनमें शामिल है सामान्य निर्वाचक, जो कि नियमित निवासी हैं और जिन्होंने अर्हता तिथि पर 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है। दूसरे प्रकार के निर्वाचक हैं प्रवासी निर्वाचक। इसमें भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय शामिल हैं। और सेवा निर्वाचक में सशस्त्र बलों के सदस्य, भारत से बाहर सरकार द्वारा नियोजित व्यक्ति आदि शामिल हैं। अगली खबर पेरिस समझौते से संबंधित है। सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति यानी एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट आईपा का गठन किया है। आईपा एक 17 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति है, जिसका गठन कई उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए हुआ है, जैसे देश के हितों की रक्षा करने वाले जलवायु परिवर्तन मामलों पर समन्वित अनुक्रिया। पेरिस समझौते के तहत क्या भारत अपने जलवायु परिवर्तन दायित्वों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है, जिसमें इसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान भी शामिल है। आइए अब जानते हैं आईपा के संबंध में अन्य तथ्य। आईपा का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव आईपा के अध्यक्ष होंगे।
आईपा कई कार्य करेगा, जैसे संचार का समन्वय करना, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन को एनडीसीज की रिपोर्टिंग करना। एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। पेरिस समझौते के तहत देश समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में ग्लोबल स्टॉक टेक में शामिल होंगे। भारत की घरेलू जलवायु कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप बनाने और संबंधित मंत्रालयों को जिम्मेदारियां सौंपने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना। वर्ष 2020 की अवधि में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 6 कार्बन बाजार, गैर बाजार और स्वैच्छिक उपागमों से संबंधित है। जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए निजी क्षेत्र के योगदान पर ध्यान देना और प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद से मार्गदर्शन प्राप्त करना और इनपुट प्रदान करना आदि। अगली खबर एससीओ से संबंधित है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उपराष्ट्रपति ने शंघाई सहयोग संगठन की सरकार के प्रमुखों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद ये पहली बार है जब भारत की अध्यक्षता में शिखर स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। सरकार के प्रमुखों की परिषद यानी काउंसिल्स ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एससीओ की दूसरी सर्वोच्च संस्था है। ये अपने वार्षिक बजट को अनुमोदित करने के अलावा इस समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे से भी संबंधित है। आइए अब जानते हैं इस बैठक से संबंधित अन्य मुख्य तथ्य। भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले सुरक्षित ठिकानों, बुनियादी ढांचे और वित्तीय नेटवर्क को व्यापक रूप से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानून लागू करने के लिए आह्वान किया। एससीओ सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें इसके प्रमुख कार्यों जैसे कि वार्ता प्रणाली, निगरानी और विवाद समाधान में सुधार करना शामिल है। भारत ने चीन की बेल्ट और रोड परियोजना का समर्थन करना अस्वीकार कर दिया, जिसे अन्य सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। वर्ष 2021 से 25 के लिए बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कार्य योजना आदि। आइए अब संक्षेप में शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जान। ये वर्ष 2001 में चीन के शंघाई में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के मुद्दे जैसे आतंकवाद, जातीय अलगाववाद और धार्मिक अतिवाद इसके केंद्रीय विषय हैं। इसके 2 स्थायी निकाय हैं, एक है बीजिंग में स्थित एससीओ सचिवालय और दूसरा है ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रेड्स। अगली खबर वित्त क्षेत्र से संबंधित है। वित्त मंत्रालय ने आईआईएफसीएल को विकास वित्त संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस कदम का उद्देश्य ऐसे समय में अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं का समर्थन करना है जब वर्ष 2020 और 25 के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत बुनियादी ढांचे के लिए 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश की योजना बनाई जा रही है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के एक या एक से अधिक क्षेत्रों या उपक्षेत्रों को विकास वित्त प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित या सहायता प्राप्त एक संस्था है। डीएफआई की स्थापना मुख्य रूप से कृषि, उद्योगों, व्यापार, परिवहन और अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त की मांग को पूरा करने के लिए की गई थी। इनकी अंतिम बचतकर्ताओं से लेकर विकास परियोजनाओं तक वित्त पूर्ति के लिए आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और एक्सिम बैंक आदि भारत के कुछ महत्वपूर्ण डीएफआईज हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी आईआईएफसीएल एक सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है जो अर्थ क्षमता वाली अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण की योजना के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करती हैं। इसे वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था और ये राज्य के स्वामित्व वाला एकमात्र वित्तीय संस्थान है जो सभी अवसंरचना वाले उपक्षेत्रों जैसे परिवहन, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता आदि को उधार देता है। आईआईएफसीएल को डीएफआई का दर्जा प्रदान करने के कई लाभ होंगे, जैसे दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उधार की लागत को कम करना। इस प्रकार दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को समर्थन प्राप्त होगा और वर्ष 2020 से 25 के दौरान एनआईपी के तहत यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित परियोजनाओं को वित्त प्रदान करेगा।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जलवायु परियोजनाओं पर भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है। इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट ने विश्व भर में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं के यूएनडीपी के पोर्टफोलियो में लाखों डॉलर की वित्तीय अनियमितताओं को प्रकट किया गया है। ग्लोबल एनवायरमेंट फंड की स्थापना वर्ष 1991 में विश्व बैंक, यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वनों की कटाई, प्रजातियों के संरक्षण और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में सहायता के लिए की गई थी। यूएनडीपी निर्धनता उन्मूलन, विषमता और अपवंचना को कम करने के लिए तथा प्रत्यास्थता निर्माण का कार्य करता है ताकि राष्ट्र अपनी प्रगति को बनाए रख सके। संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी के रूप में यूएनडीपी द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATF के संयुक्त विशेषज्ञों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान FATF ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञों को धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित नवीनतम जोखिम निष्कर्षों से अवगत कराया। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो वर्ष 1989 में धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के समक्ष एक अन्य संबंधित खतरों का सामना करने के लिए स्थापित किया गया है। भारत FATF का सदस्य है। 5वें ब्रिक्स मीडिया फोरम की बैठक का आयोजन किया गया। ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मीडिया संगठनों के बीच एक उच्च स्तरीय संवाद है जिसका उद्देश्य ब्रिक्स मीडिया और उन्नत नवाचार संचालित मीडिया विकास के बीच एक कुशल समन्वय तंत्र स्थापित करना है। प्रतिनिधियों ने महामारी के इस दौर में संयुक्त रूप से फेक न्यूज का सामना करने के लिए 5 देशों से एक साथ कार्य करने का आग्रह किया है। इस बैठक के दौरान कुछ प्रस्तावित समाधान हैं, जैसे कि पत्रकारों की भलीभांति प्रशिक्षित टीमों द्वारा गहनता से तथ्य जांच और अन्वेषण किया जाए, गलत सूचनाओं के विरुद्ध संघर्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाए। ईरान की संसद ने प्रतिबंध हटाने के लिए रणनीतिक उपाय विधेयक का अनुसमर्थन किया। इसका उद्देश्य ईरान की परमाणु गतिविधियों को पुनर्जीवित करना है। ये विधेयक ईरान के हितों को पूर्ण करने के लिए संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA की विफलता के बाद और ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के रोष में पारित किया गया था। JCPOA पर वर्ष 2015 में ईरान और P5+1 समूह यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत ईरान को अपने परमाणु हथियार बनाने से रोकना था और इसके अंतर्गत एक रूपरेखा निर्मित की गई थी जिसमें ईरान को यूरेनियम को संवर्धित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। हाल ही में IEX पर विद्युत का कारोबार करने वाले संस्करणों में शुरुआती 10 महीनों में नेट 25% की वृद्धि हुई है। IEX भारत का प्रथम और सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सचेंज है जो विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी और स्वचालित व्यापार मंच उपलब्ध कराता है। इसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में अन्य पावर एक्सचेंज हैं पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL। साइबेरियाई प्रिमरोज। शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है कि साइबेरियाई प्रिमरोज प्रजातियां जलवायु परिवर्तन को शीघ्रता से अनुकूलित करने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी वजह से इसके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ये नार्डिक देशों फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड के लिए एक स्थानिक पादप है। इसमें निम्न वनस्पति के साथ समुद्र तट पर घास के मैदानों में बढ़ने की विशेषता होती है। माउंट इली लेवाटोलोक ये इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी पर्वत है जो लिम्बाटा द्वीप पर स्थित है। इसमें वर्ष 2017 से उद्गार हो रहा है। ये इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर मेरापी और सुमात्रा द्वीप पर सिनाबुंग के साथ वर्तमान में सक्रिय 3 ज्वालामुखियों में से एक है। ये इंडोनेशिया के 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर पर अपनी अवस्थिति के कारण भूकंपीय उथल-पुथल के प्रति प्रवण है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों और भ्रंश रेखाओं की एक चाप है। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो मार्कोज
हाल ही में पेगोंग झील के निकट मार्कोस कमांडो तैनात किए गए थे ताकि तीनों सेवाओं के एकीकरण को बढ़ाया जा सके और नौसैनिक कमांडो को अत्यधिक शीत मौसम की स्थिति से अवगत कराया जा सके। मार्कोस, जिन्हें मरीन कमांडो फोर्स MCF के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष बल इकाई है जिसे वर्ष 1987 में भारतीय नौसेना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई, विशेष टोही, जल थल युद्ध और आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए गठित किया गया था। मार्कोस सभी प्रकार के क्षेत्रों में अभियान करने में सक्षम है, लेकिन ये समुद्री कार्रवाई में स्पेशलाइज्ड हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।